नमस्कार, मैं हूं अदिति त्यागी और ताल ठोक के आज का मुद्दा है केरल में सियासी कत्लेआम कब तक। 19 मई को नतीजे आने के बाद से वहां राजनीतिक हिंसा की खबरें आ रही हैं। त्रिशूर में एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या भी हुई है। बीजेपी इस मुद्दे को अब दिल्ली तक ले आई है। आज हिंसा की घटनाओं पर राष्ट्रपति से बीजेपी के डेलीगेशन ने मुलाकात की, अपनी शिकायत दर्ज कराई। सवाल यह है कि लोकतंत्र में हिंसा को कौन भड़का रहा है? आखिर लेफ्ट के गढ़ केरल में हिंसा क्यों होती है? लेफ्ट हिंसा की जिम्मेदारी बीजेपी और आरएसएस पर डालकर क्या बच सकता है? इन सवालों पर बहस करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा और खास पैनल हमारे साथ, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। ये एक और चेहरा है जो केरल की सियासी हिंसा की भेंट चढ़ गया। बीजेपी का आरोप है कि प्रमोद नाम के उसके कार्यकर्ता की सीपीएम के लोगों ने त्रिशूर में हत्या कर दी। और ऐसी ही राजनीतिक हिंसाओं के खिलाफ बीजेपी ने अब तिरुवनंतपुरम से लेकर दिल्ली तक लड़ाई लड़ने का मन बनाया है। एक तरफ दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीपीएम के दफ्तर का घेराव किया, जमकर विरोध प्रदर्शन किया, तो दूसरी ओर राष्ट्रपति के चौखट तक दस्तक भी दी। केरल में जिस प्रकार का हिंसाचार अत्याचार का माहौल है, उसको जवाब देने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ धावा बोला है। हम कम्युनिस्ट पार्टी को इशारा करते हैं, जब तक वो अपना व्यवहार नहीं सुधरेंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। केरल की हत्या हम सहने नहीं देंगे। बीजेपी का डेलीगेशन केरल की राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिला तो उन्हें मैं तस्वीर एक एक राजनीतिक हिंसा का ब्यौरा सौंपा गया। प्रकार का रवैया है, तब दुर्भाग्यवश यूपी और कांग्रेस पार्टी केरल में ये सब देखते हुए भी चुपचाप बैठी है। उनके ऊपर इसकी कोई रिएक्शन नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। विचारों की लड़ाई विचारों से होती है, पर विचारों की लड़ाई हाथ में इस प्रकार से कानून हाथ में लेकर और किसी प्रकार के निरपराध कार्यकर्ताओं की हत्याएं करके न कोई पार्टी न कोई विचारधारा बढ़ सकती है। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद बीजेपी आरएसएस कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं। बीजेपी के मुताबिक 26 से ज्यादा बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती हैं। 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों को नुकसान पहुंचाया गया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि केरल में राजनीतिक हिंसा अब बर्दाश्त नहीं होगी। अमित शाह ने केरल के राज्यपाल को भी राजनीतिक हिंसा के ब्यौरे दिए थे। जिस प्रकार से वहां पर हिंसा का वातावरण उन्होंने बना है, मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ताओं की भावना जुड़ी हुई है और मैं वो भावनाओं का सम्मान करता हूं। Let them be very clear that the violence, attack over the RSS Swayamsevak and BJP workers will not be tolerated. And if it does not stop, and if proper action is not taken, then we'll fight on the streets inside the parliament and let the CPM know that the BJP is ruling the country. केरल में राजनीतिक हिंसा का आरोप कांग्रेस भी लगा रही है। केरल के पूर्व गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला के मुताबिक वहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लेफ्ट और बीजेपी के कार्यकर्ता हमले कर रहे हैं। रमेश ने चुनावी नतीजों के बाद छोटी बड़ी 142 राजनीतिक हिंसा की घटनाएं होने का दावा किया है और कहा है कि ये सीपीएम की हिंसा और असहिष्णुता की राजनीति का संकेत देती है। बीजेपी सांप्रदायिकता का बीज बोने के बाद हमलों में शामिल होती है। ऐसे में सवाल है कि केरल की राजनीति इतनी हिंसक क्यों है? हालांकि लेफ्ट की दलील है कि हिंसा उसके कार्यकर्ता नहीं करते। केरल में ये चुनाव के परिणाम जिस दिन निकले हैं, उसी दिन से इस तरह की हिंसा और आतंकी राजनीति बीजेपी चला रही है। विक्ट्री प्रोसेशन जो हुआ, हमारे पॉलिट ब्यूरो के मेंबर और चीफ मिनिस्टर डिजिग्नेट जो पिनराई विजयन, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस विक्ट्री प्रोसेशन के ऊपर बॉम्ब फेंक के एक हमारे कॉमरेड की हत्या कर दी, 4 घायल है। और बीजेपी आरएसएस अगर हिंसा के आधार पर जो जनादेश है केरल के अंदर, उसको नहीं मानने की कोशिश अगर कर रही है, जनता उसका जवाब देगी। सवाल है कि राजनीतिक हिंसा के आरोपों को सिर्फ पलटवार कर कैसे खारिज किया जा सकता है। केरल का कन्नूर भी पिछले 4 दशकों से पूरी राजनीति का गवाह रहा है। लेफ्ट के इस गढ़ में आरएसएस के बढ़ते प्रभाव के बाद वहां हिंसा का दौर शुरू हुआ था। इस बार भी केरल में बीजेपी ने करीब 15% वोट हासिल किया है और पहली बार
ओ राजगोपाल ने बीजेपी के खाते में केरल विधानसभा की एक सीट डाली है। सवाल है कि क्या केरल में बीजेपी की कामयाबी से लेफ्ट में बौखलाहट है? आखिर केरल को सियासी कब्रिगा बनाने का जिम्मेदार कौन है? ताल ठोक के आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर संबित पात्रा प्रवक्ता है बीजेपी की सेंट्रल कमेटी में ओडिशा के प्रतिनिधि हैं, साथ ही पेशे से डॉक्टर हैं। आलोक शर्मा साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, प्रवक्ता हैं एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के साथ वो जुड़े रहे हैं। आरएसएस थिंकर राकेश सिन्हा साहब हमारे साथ हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार की जीवनी वो लिख चुके हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में आपकी रिसर्च का भी योगदान था। डॉक्टर फौद आलम हलीम माफ कीजिए, नेता है सीपीएम के, टीवी चैनलों पर सीपीएम का पक्ष रखते रहे हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। तो हमारी इस रिपोर्ट में बड़ी बात ये, बीजेपी हो सीपीएम हो, हर कोई जनता के जवाब की यहाँ पर बात कर रहा है। डॉक्टर फौद हलीम साहब आपसे बात कर रही हूँ सर मैं, और ये सवाल मेरा वैसे अपने हमारे चारों पैनलिस्ट से ही है। जनता को तो जो कहना था कह दिया जनता ने 15% वोट दे दिया बीजेपी को। जनता ने आपको सरकार चलाने की जिम्मेदारी भी दे दी सर। जनता और उसके जनादेश का सम्मान करना सर क्या इतना मुश्किल है कि इस तरीके का वायलेंस हम देख रहे हैं? देखिए, कोई किसी तरीके की हिंसा दुखद है, लेकिन आपको ये बात समझनी है कि जहां हमारे मुख्यमंत्री के जो जिसे हमने मुख्यमंत्री का ओहदे पर बैठाने की सिद्धांत ली है, उसके क्षेत्र में जब 19 तारीख को वहां पर पार्टी कॉमरेड लोग निकले थे तो भारतीय जनता पार्टी के आक्रमण के कारण सीवी रविंदर 53 साल के हमारे पार्टी मेंबर का हत्या हुआ है। आपको समझना है, खसरगोड जो ज़िला है वहाँ पे सीपीआई के एमएलए जब निकले थे 19 तारीख को, जब चुनावी परिणाम निकल रहे थे तो उन पर भारतीय जनता पार्टी के वर्करों ने आक्रमण किया था और कई लोग वहाँ हिंसा के शिकार हुए थे। एक पार्टी कॉमरेड का फ्रैक्चर भी हुआ है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो खेल था केरल में, वो जब काम नहीं आया, जब हिंदू पार्लियामेंट और अलग अलग संस्थाएं जिन पर वो सोच रहे थे निर्भर करके वो लोग चुनावी दौड़ में आगे बढ़ेंगे, जब उन्होंने साथ नहीं दिया, उनका सांप्रदायिक जो ये गठबंधन का वो कोशिश किए थे वो पूरा नाकाम हो गया। तो इस तरीके से वो लोग हिंसा का जो रास्ता अपनाया, ये सही बात नहीं है। वहाँ पर हमारे पार्टी कॉमरेड के ऊपर में आक्रमण हो रहे हैं, हमारे पार्टी कॉमरेड शहीद हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी यहाँ केंद्र में उस मुद्दे को ला करके सारे हिंदुस्तान के लोगों को गुमराह करने चाह रही है। ये आंदोलन वो केरल के जो ज़मीन है वहाँ पे नहीं कर पा रही है, क्योंकि वहाँ पर जो हिंसा के जो प्राथमिक जो कार्य है ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुई है और ये 19 तारीख जब राय उन्हें पसंद नहीं हुआ है उसी वक्त से शुरू हुई है। डॉक्टर हलीम, बीजेपी के वर्कर की मौत हुई है कि नहीं हुई है? और अगर आप ये कहते हैं कि किसी भी तरीके की हिंसा को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, वर्कर की मौत हुई कि नहीं? नहीं, ये मैं किसी मौत को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात आपको समझना है कि 19 तारीख के रात को पिनरी विजयन जिस क्षेत्र से जीते थे वहां पे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कॉमरेड को हत्या किसने किया? सर डॉक्टर हलीम, आप वो बात बता रहे हैं सर। अगर किसी यहाँ को सवाल ना तो सीपीएम का है सर, ना यहाँ पर हो। सवाल बीजेपी का है और ना यहाँ सवाल आरएसएस का है। यहाँ पर सवाल है पॉलिटिकल वायलेंस का। राजनीतिक हिंसा कैसे होने दी जा सकती है लोकतंत्र में सर? आपके डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन वायलेंस को तो सर कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। हिंसा को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता सर। कोई वायलेंस को जस्टिफाई नहीं करता है, कोई वायलेंस को जस्टिफाई नहीं करता है। लेकिन बात आपको ये समझना है कि भारतीय जनता पार्टी जो सारा हिंदुस्तान में एक वायलेंट पार्टी के तौर पर माना जाता है, उनका हमेशा चरित्र रहा है, एक संपर्क रहा है वायलेंस के साथ। आप चाहे सांप्रदायिक हो या कोई भी हिंसा हो, आप क्या खाते हैं घर में उसको रखते हैं फ्रिज में, उसके ऊपर में वायलेंस हो, इन तमाम मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी का नाम हमेशा अव्वल दर्जा पर रहता है। क्योंकि अव्वल दर्जा पर रहता है, ये बात लाजमी है कि आप अगर पॉलिटिकल वायलेंस की बात करें केरल में, तो केरल के ज़मीन में जो हकीकत है उसका बयान हो, ना कि आप वहाँ का जो कुछ तथ्यों को ला करके दिल्ली में आंदोलन करके हमारे पार्टी ऑफिस को घेर करके सारे हिंदुस्तान के आवाम को गुमराह करें। ठीक है, जो आरोप आप बीजेपी पर लगा रहे हैं सर, कई लोग वही आरोप आपकी पार्टी पर भी लगाते हैं। संबित पात्रा, आपका जवाब।
देखिए, पहली बात तो है, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था लेफ्ट के प्रवक्ता को, जब उन्होंने कहा भाजपा का नाम वायलेंस से जुड़ा हो, तो मैं याद दिलाऊं कि लेफ्ट का नाम तो माओइज्म से जुड़ा है। माओइस्ट तो आपका मतलब एक तरह से स्टैम्प्ड है आप लेफ्ट के साथ, तो इसलिए इस प्रकार का कमेंट मत करें। जहां तक लेफ्ट सीपीआईएम और केरला में वायलेंस के साथ जो संबंध है, वहां पॉलिटिकल हत्याओं का संबंध है, ये एक इल केप्ट सीक्रेट है, ये हर कोई जानता है। पूरे देश में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके सभी, खाली भारतीय जनता पार्टी और संघ के कार्यकर्ता मारे गए हों ऐसा नहीं है, उसके तो सबसे ज्यादा मारे गए हैं। कांग्रेस के भी कार्यकर्ता मारे गए हैं, और तो और मुस्लिम लीग के भी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, कोर्ट ने पनिशमेंट दिया है। आप देखिए, अभी हाल फिलहाल में जिसके विषय में बता रहे हैं कि एक उनका कार्यकर्ता मारा गया, देखिए उनका कार्यकर्ता हो, हमारा कार्यकर्ता हो, दुख है मुझे उनके कार्यकर्ता के लिए भी, मगर याद रहे इसकी जो हकीकत है वो छुपा रहे हैं। हकीकत यह है कि जिस ट्रक में खुद जो क्रूड बॉम्ब्स होता है सेलिब्रेशन के लिए, उस बॉम्ब को लेके उनके कार्यकर्ता जा रहे थे, खुद उन्हीं का फटाका फटा, उस ट्रक से वो नीचे गिरे और एक्सीडेंट के कारण डेथ हुआ। ये रिपोर्ट वहीं खुद के केरला की है, मैं उसी रिपोर्ट को पढ़ रहा हूं। कोई बम नहीं फेंका गया और किसी की हत्या नहीं हुई, मगर बदले में उन्होंने जिस प्रकार प्रमोद नामक हमारे एक कार्यकर्ता की त्रिशूर में जाके हत्या कर दी, 100 लोगों के घर में घुस के आग लगा दी, उनके माता पिताओं को पीटा, 26 लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। ये तो एक वन ऑफ द इंसिडेंसेस है जो कि भी मई 19-20 रिजल्ट घोषित होने के पश्चात हुआ है। मगर 50 वर्षों में, विगत 50 वर्षों में अदिति जी, 267 आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता केरला में मारे जा चुके हैं, और इनमें 232 केसेस में, मैं नहीं बोल रहा हूं, खुद केरला की पुलिस ने लेफ्ट के लोगों को, सीपीआईएम के लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ में तो जैसे देखिए, ठीक है, चंद्रशेखरन का जो केस हुआ था, चंद्रशेखरन लेफ्ट का ही लीडर था, वो सुन लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेफ्ट का ही लीडर था चंद्रशेखरन, वो लेफ्ट से डिसग्रंटेड होकर लेफ्ट से अलग हुआ और दूसरी पार्टी बनाया, भाजपा नहीं बनाया, दूसरी पार्टी बनाया उसने, उसको जाके मारा सीपीआईएम के लोगों ने। 2014 के अंत में हाईकोर्ट ने, केरला हाईकोर्ट ने 3 सीपीआईएम के लोगों को उसमें जेल भेजा है, लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया है। एमएम मनी जो इनके बड़े लीडर है, इडुक्की के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, 2014 में एक पब्लिक भाषण में उन्होंने खुद माना है कि यस, जो भी लेफ्ट के रास्ते में आता है हम उनका एलिमिनेशन कर देते हैं, हम अपने ओपोनेंट्स का मर्डर कर देते हैं। ये तो खुद मनी साहब ने कहा है। और जिस प्रकार की कत्लेआम, सुजीत, वो सुजीत नामक लड़का मैं भूल नहीं सकता हूं, हमने जी न्यूज पे डिबेट किया था अदिति जी, मुझे याद है आप ही के चैनल पे, फरवरी 2016 में। सुजीत की मां ने अभी थोड़े दिन पहले कहा है कि किस प्रकार मेरे आंखों के सामने वो सुजीत जो कभी लेफ्ट में था और जब अच्छे काम, आरएसएस के अच्छे कामों से प्रभावित होकर वो संघ में जुड़ा, उसके घर में घुस के मां के सामने बच्चे को मार दिया गया। और कैसे जयशंकरन जो एक टीचर था हमारे ही बीजेपी के युवा मोर्चा के, बच्चों, छोटे छोटे स्टूडेंट्स, बच्चों के सामने क्लासरूम में उसको काट काट के हत्या कर दी गई।